करीब 15 मिनट बाद चारों रोए बिला पहुंच चुके थे। बानी कार से निकलकर सबसे आराम करने का बोल सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गई। सबने तो इसे ऐसे ही नॉर्मली समझा, लेकिन वीर को कुछ अजीब सा लगा। उसे इतना तो समझ आ ही गया था कि बानी के मन में बहुत कुछ है जो वो किसी के साथ बांटना चाहती है, लेकिन आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं, या फिर उसने किसी को इतना क्लोज किया ही नहीं। कुछ देर बाद महाजन फैमिली वहां से निकल चुकी थी। वीर ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर इस आस में देखा कि शायद उसे बानी दिख जाए, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर महाजन पैलेस में करीब आधा घंटा बाद सब हॉल में बैठे थे। आधा ने न जाने कब से वीर को ही देख रही थी। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, भाई एक बात पूछनी है आपसे, पूछूं? मना कर दूंगा तो मान जाओगी यादू? हम वीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं तो पूछ ही लेते हैं। आप ये बताओ, बानी दी और आप, मतलब आप पसंद करने लगे हो क्या? आधा ने आखिरी लाइन इतनी जल्दी बोल दी कि रश्मि जी और मिस मारिया कभी वीर को देखते तो कभी आधा को। काफी देर बाद भी जब वीर ने कोई जवाब नहीं दिया तो रश्मि जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पता नहीं माँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे बानी कोई अनसुलझी पहेली सी लगी, जैसे कोई बड़ा घाव उसके मन को कुरेद रहा हो। शायद आज वो खुद में खो जाना चाहती थी। लॉन्ग ड्राइव पर ऐसा लगा जैसे जैसे वीर ने बोलते हुए एकदम से रश्मि जी की ओर देखा तो चुप हो गया। तो रश्मि जी ने उसका साथ देते हुए कहा, आपके मन में जो चल रहा है वो आप बता सकते हैं माँ। सच कहूँ तो आज एक अलग सी बेचैनी हो रही है। मैं नहीं जानता, पता नहीं क्यों, पर इतना कहते कहते वो रश्मि जी की गोद में सर रख लेता है। तो रश्मि जी उसका सर सहलाते हुए कहती हैं, आपको जो सही लगे वीर आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि बानी की खुशियाँ आप लौटा सकते हैं तो उसमें हम सब आपके साथ हैं। बस कुछ ऐसा मत करना कि उसके दुख कम होने की बजाय बढ़ जाएं। प्रॉमिस माँ, कहकर वो रश्मि जी को हक कर लेता है तो आधा के चेहरे पर भी मुस्कान फैल जाती है। कुछ देर बाद सब सोने चले जाते हैं। इधर बानी अपनी खिड़की के पास सर टिकाए बैठी थी। उसे खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे वो इतना खो गई कि खुद पर उसका कंट्रोल ही नहीं रहा। वो खुद को ही दोषी मान रही थी। क्यों, आखिर क्यों उसने वीर के कंधे पर सर टिका लिया? एक तरफ उसके दिमाग में ये चल रहा था तो दूसरी तरफ उसे टीके की लोकेशन का पता भी चल पा रहा था। उसका धीरज भी अब तो जवाब देने लगा था, पर फिर भी वो किसी तरह संयम बरते थी। थक हार कर उसने सोने का ही फैसला लिया और कुछ देर बाद ही वो नींद के आगोश में चली गई थी। 3 दिन तो ऐसे ही बीत गए। वीर को मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि वो बानी से मिल सके। इधर बानी ने भी खुद को काम में बिजी कर लिया था। साथ ही साथ वो मानस की मदद से टीके की लोकेशन का पता भी लगवा रही थी। आधा भी बानी से बोल लिया करती थी तो बानी उसे बिजनेस रिलेटेड चीजें समझा देती थी। वीर को पता था कि आधा की बानी से बात होती रहती है, लेकिन अगर वो बात भी करता बानी से तो कैसे, इसलिए वो बस सही मौके की तलाश कर रहा था। अगले दिन उड़ान एसोसिएशन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी था, जिसमें बानी चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइटेड थी। महाजन पैलेस में जोरों की तैयारियां चल रही थीं। सारे बच्चों को रश्मि जी ने अपने बच्चों की तरह जो माना था। बानी अपने रूम से बाहर निकलते ही सृष्टि जी और प्रवीर जी का आशीर्वाद लेती है तो सृष्टि जी उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहती हैं, आज तो सच में बहुत प्यारी लग रही है। भगवान करे ऐसे ही खूब तरक्की करे। वहीं प्रवीर जी फैमिली फोटो लेते हैं और बानी को सर पे हाथ फेरते हैं। फिर तीनों लोग नाश्ता करते हैं और बानी कार ड्राइव करते हुए उड़ान एसोसिएशन पहुंच जाती है। बानी की नज़र वहां पहुंचते ही उसकी डेकोरेशन पे थमसी जाती है। उसके मुंह से अपने आप ही फबुलस निकल जाता है। बानी जब देखती है कि आसपास कोई नहीं देख रहा तो चुपके से एक सेल्फी लेती है और सामने डेकोरेशन की भी पिक ले लेती है। इधर जब वो अंदर पहुंचती है तो एक बड़ा सा हॉल होता है तो वो एक जगह खड़े होकर हर एक जगह का मुआयना करने लगती है। सामने स्टेज पर आधा बच्चों को रिहर्सल करवा रही होती है और रश्मि जी कुछ बच्चों का मेकअप कर रही होती हैं और कुछ बच्चे जो बाकी रह गए थे उन्हें एक लड़का जिसने रेड हुडी के साथ ब्लू जीन्स पहनी होती है बच्चों को तैयार करवा रहा होता है। तभी उनमें से एक करीब 12 साल की लड़की की नज़र बानी पे पड़ती है।
तो वो भागते हुए उधर ही आ जाती है, मगर बिना कुछ बोले सीधे खड़ी रहती है। तो बानी उसे 1 मिनट का बोल जल्दी से गाड़ी की ओर भागती है और वापस आकर उस लड़की के हाथ में चॉकलेट्स थमा देती है। ये देखकर वो लड़की हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, बानी मैम। बानी तुरंत अपनी मुंडी जोर से हिलाती है और उस मासूम सी बच्ची के फेस पर प्यारी सी किस करती है। वो लड़की भागते हुए वहां से जाती है, लेकिन तब तक रश्मि जी बानी की ओर बढ़ जाती हैं। बानी भी उनको देखते ही उनके पैर छूती है, तो रश्मि जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, आज सच में बहुत प्यारी लग रही हो, और अभी देखना बच्चे आपसे कैसे लिपट ही जाएंगे। बानी रश्मि जी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए स्टेज के पास पहुंचती है, तो आधा जल्दी से आकर उसको बड़ा बाला हक कर लेती है। बानी के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। फिर वो सारे बच्चों में चॉकलेट बांटती है और एक ग्रुप सेल्फी लेती है। कुछ ही देर में सारे बच्चे उसके साथ खेलने लगते हैं और वो उन सब में मस्त हो जाती है। इधर वीर हॉल के एक कोने पर खड़ा सजावट की एक लड़ी लगा रहा होता है। उसे अब तक नहीं पता होता कि बानी कब का आ चुकी है। वो उस कोने की लड़ी लगाकर नीचे उतरने ही वाला होता है कि उसकी नज़र स्टेज पर बैठे बानी पे बस ठहरी जाती है। वैसे तो उसने जब भी बानी को देखा था हमेशा फॉर्मल में ही देखा था, मगर आज वो फ्लोरल वाइट और येलो के अनारकली सूट में कहरी लग रही थी। ऊपर से उसके किए हुए कर्ल वाकई कयामत थे। मेकअप के नाम पे बस लाइट लिपस्टिक और हल्का सा ब्लश, मगर उसकी सादगी ही काफ़ी थी वीर का चैन उड़ाने के लिए। ये खड़ूस क्या लग रही है हाय। वीर के मुंह से अनायास ये निकल पड़ा। तभी आधा की नज़र जब उसकी तरफ गई तो उसके दिमाग की घंटी बजी। वो कूदते हुए वीर की तरफ भागी और टेक लगाकर वहीं खड़ी हो गई। उफ, नजर ही नहीं हट रही। ना हमने हटाने की कोशिश की, अब भाई यूं ही घूरते रहोगे कि अब गिरोगे भी। कहने के साथ ही वो एक धक्का वीर को देती है और खुद जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं वीर ने उसको घूर कर देखते हुए कहा, ओए चुड़ैल आदू पादू, देखी तो रहा था खड़ूस को, तो गिराया क्यों? भाई आप तो हो गए थे लत्तू, तो मैंने बना दिया आपको पट्टू। और वो खड़ूस तो है ही नहीं, आप बानी जी भी बोल सकते हो। कहने के साथ ही वो एक बार फिर हंसने लगती है। वीर गुस्से की एक नज़र आधा को देखता और लड़ी का काम किसी वर्कर को बोल सीढ़ियों से होते हुए एक रूम में चला जाता है। इधर बानी ने वीर और आधा को हंसते हुए और लड़ते हुए देख लिया था, तो उसके कानों में कोई दो बच्चों की आवाज़ें गूंजने लगीं। गुल्लो कितनी मोटी हो गई मोटल्ली। भाई मैं तो मोटी, तो आप भी तो सूखेले हो सूखेले। मोटे लोग ज्यादा नहीं बोलते गुल्लो, वरना पूरे फूल जाते हैं, और सूखे लोग ज्यादा नहीं चढ़ाते, नहीं तो वो और सूख जाते हैं। ही। कहने के साथ ही वो लड़की वहां से भाग जाती है और कुछ हंसने की आवाजें बानी के कान में भर जाती हैं। जब उसे लगता है वो और थोड़ी देर वहां सबके बीच अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चल देती है। रेड हुडी वाला लड़का उसे रास्ता बता देता है और वहां से चला जाता है। इधर वीर भी रूम की तरफ बढ़ रहा होता है, पर इत्तेफाक से जिस रूम में वीर जाने वाला होता है उस रूम में बानी पहले ही वॉशरूम में घुस जाती है। कुछ पल तो बानी अपने अंदर के दर्द को ऐसे ही बहने देती है, फिर अपने आंसू झट से पोंछकर अपना चेहरा धुली रही होती है। इधर वीर को लगता है कि वॉशरूम में कोई छोटा बच्चा होगा, तो वो कुछ देर बाहर ही वेट करता है, लेकिन जब फिर भी कोई हलचल नहीं होती तो वो दरवाजा खोल देता है। ठीक उसी वक्त बानी भी जाने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन वीर को इस तरह देख अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं वीर अपने सामने बानी को देख उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान खेल गई। वीर बिना कुछ बोले दरवाजे से हाथ टिकाकर सीधा बानी को निहारने लगता है। बानी ने एक तिरछी नजर वीर की ओर देखा और वापस से अपनी नजरें फेर लीं। तो अगर आप चाहें अपना दर्द बांट सकती हैं मिस बानी राय। बानी ने कुछ नहीं कहा, तो वीर उसका मन हल्का करने के लिए बोला, वैसे शायद आपको पता था कि मैं यहाँ होऊंगा,
तभी तो देखिए, आप भी यहाँ ही मिल गईं। अब इसे किस्मत कनेक्शन ही तो कहेंगे। अब तो बानी की आंखें ही छोटी हो गई थीं। इससे पहले कि बीर इस बार कुछ बोलता, बानी उसका चेहरा बड़े ही गौर से देखते हुए बोली, देखिए मिस्टर बीर, मेरे गम, दुख, दर्द, तकलीफ या फिर किसी भी बात से आपका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और रही बात आपकी मौजूदगी, खैर मौजूदगी तो उससे न कभी मुझे कोई फर्क पड़ा था, न कभी पड़ेगा। और ये किस्मत कनेक्शन नहीं, महज एक इत्तेफाक था। बीर ने मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, ये सोचकर कि बानी पीछे होने लगेगी, लेकिन बानी तो ठहरी जिद्दी बानी। उसने सोचा कि अगर वो पीछे नहीं होगी तो बीर अपने कदम खुद ही रोक लेगा। और अगर फर्क पड़ने लगा तो, अगर मेरी मौजूदगी ही तुम्हारी कमजोरी बन गई तो, अगर मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारा मन उखड़ने लगा तो, और अगर मेरे सामने होने से, बीर अब उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, जिस वजह से बानी के कदम एकदम से पीछे होने लगे थे। उसने तो सोचा था कि अगर वो पीछे नहीं होगी तो बीर खुद ही सीधा खड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो बीर ने होने ही नहीं दिया। तुम में शर्म बरम नाम की कोई चीज है या नहीं? उतनी देर से ऐसे ही शर्टलेस खड़े हो। ओह या, मैं तो भूल ही गई थी, लड़कियां तुम्हारी इसी बेकार और बेहद खराब बॉडी पे मरती हैं। लेकिन मुझसे ऐसी कोई आस भी मत रखना, क्योंकि मैं बाकी लड़कियों जैसी तो अब बानी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने बगल में देखा, बीर ने उसके दोनों साइड दीवार पर हाथ रख दिए थे। सही कहा तुमने, तुम बाकियों जैसी बिल्कुल नहीं, मिस खड़ूस, कहकर उसने एक मुस्कान बानी को पास की। लेकिन बानी जैसे ही कुछ बोलने को हुई, एक झूमती हुई लट ने उसके होठों को चूम लिया। वैसे अगर कोई बात सीने में चुभ रही हो तो उसे निकाल फेंकने से राहत क्या, पूरा सुकून ही मिल जाता है। कहते हुए बीर ने एक फूंक मारकर उस लट को पीछे कर दिया। वहीं बानी को अजीब सी सिहरन का एहसास हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और नीचे देखते हुए कहने लगी, अगर बता भी दिया जाए तो लोग बस ऐसे ही अपनी बात रख देंगे। उनको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किस तकलीफ से गुजरे हो। इसलिए मेरा मानना है कि जो जो भी करो सब सीक्रेटली करो, फिर चाहे वो खुद की जिंदगी का एक पड़ाव ही क्यों ना हो। लोग सिर्फ बेमतलब की बातें बनाते हैं, और जब उनके सामने खुद को पीस भी दो ना, तब भी वो आपको वैसे ट्रीट नहीं करेंगे जैसे आप चाहते हो। बानी ने अपना सर ऊपर उठाया तो उसकी नजरें बीर की नजरों से जा मिलीं। बानी बस उनमें ही देखती रही, शायद उन आंखों को समझाने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही बीर ने एक साइड से हाथ हटा दिया तो बानी बिना कुछ कहे जाने लगी। बानी कुछ कदम ही चली थी कि पीछे से बीर की आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम गलत नहीं हो, बस कभी अच्छे लोगों से मिल ही नहीं पाई। लेकिन एक मौका सबको मिलता है, ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं, पर हम उनको पहचान नहीं पाते। जरा गौर फरमाना मेरी इस बात पे। बानी ने सुना लेकिन अनसुना करके चली गई। तुम चाहे मानो या ना मानो, एक दिन तो जरूर ही बदलोगी, और उस दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा। जब तक वो बदला हुआ सिरा ही तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका होगा। बीर ने मन ही मन कहा और वो भी तैयार होने चला गया। बानी जब तक नीचे आई तब तक सारी तैयारियां हो चुकी थीं। बानी ने जब अपनी नजरें इधर उधर घुमाईं तो पाया कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनको वो जानती भी थी, और कई रिपोर्टर और मीडिया वाले भी शामिल थे, वो वहां से सारी जानकारी हासिल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एक रिपोर्टर की नज़र बानी पर पड़ी, वो उसी ओर बढ़ने लगा। तब तक वहीं रश्मि जी भी पहुंच गईं और दोनों ने साथ में मिलके सब कुछ बताया। बानी को एक अलग ही खुशी होती थी रश्मि जी के साथ। वहां दक्षा भी अपने पापा के साथ आई हुई थी। उसकी भी नज़र बानी पर पड़ी तो वो उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी सामने से आते हुए रेड हुडी वाला लड़का, जिसके हाथ में एक जूस की ट्रे थी, उससे हल्की सी टक्कर दक्षा को लग गई। वहीं उस लड़के के हाथ से ट्रे गिरती उससे पहले ही दक्षा ने ट्रे पकड़ ली। दक्षा ने उन आंखों में देखा तो उन भूरी आंखों में डूबती ही चली गई। उस लड़के ने भी एक नजर दक्षा को देखा, लेकिन बिना कुछ बोले ही ट्रे लेकर तुरंत चला गया। दक्षा को उसके जाने के बाद होश आया तो वो झट से खड़ी हो गई। ये तो आधा वानी के जैसे ही है, पर मुझे क्या, मन ही मन दक्षा ने कहा और वानी की ओर बढ़ गई। करीब 15 मिनट बाद सब तरफ अंधेरा छा गया और एक धीमी सी स्पॉटलाइट सामने स्टेज पर पड़ी। सफेद कुर्ते पजामे और उस पर राजस्थानी येलो
और ब्लू कलर की कोटी में वीर वाकई डेसिंग लग रहा था। ऊपर से उसके माथे पे आ रहे कुछ बालों को देखकर वहां मौजूद रिपोर्टर लड़कियां आहें भर रही थीं। वीर ने एक नज़र बानी की ओर देखा और बोलना शुरू किया। सबसे पहले तो गुड इवनिंग ऑल। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस प्यारे प्यारे बच्चों के लिए अपना प्रीसियस टाइम हम सबको दिया। सो आप सभी को मालूम है कि आज की हमारी चीफ गेस्ट कौन है। प्लीज वेलकम मिस वानी राय, ऑनर ऑफ बानी ऑर्नामेंट्स एम्पायर। एक छोटे से बच्चे ने बुके लाकर बानी को दिया और बानी बुके लेकर अपनी जगह पर आकर बैठ गई। मायक अब आधा के पास जा चुका था और वीर नीचे उतरता हुआ आया। उसने देखा बानी के एक साइड रश्मि जी बैठी थी तो वीर उसके दूसरी ओर बैठ गया। प्रोग्राम शुरू हो चुका था। कुछ कुछ बच्चों की नादानी को देखकर सबके चेहरे पर हंसी आ जाती तो बानी एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सबको देख रही थी। रश्मि जी ने जब देखा कि वीर बानी के बगल में है तो वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। कुछ समय ऐसे ही बीतने के बाद बानी के पास मानस का कॉल आया। पहले तो बानी ने ऐसे ही समझकर काट दिया, लेकिन जब 3 बार लगातार कॉल आई तो बानी ने रश्मि जी की ओर देखा और पूछा। रश्मि जी ने अपनी पलकें झपका दी तो बानी वहां से एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। बानी के जाते एक रिपोर्टर जो कि पास में ही खड़ा था अपने में ही बुदबुदाया, यहाँ भी अपना काम छोड़कर नहीं आ सकती। अरे बच्चों के शो में आई हैं, ये नहीं कि उन पे ध्यान दें। ये लोग तो बस अपने एटीट्यूड में ही रहते हैं। रश्मि जी ने जब उसकी बात सुनी तो उस रिपोर्टर का हाथ पकड़कर दूर ले आई और हाथ बांधकर बोली, सही तो कहा आपने, ऐसे लोग सिर्फ एटीट्यूड में ही रहते हैं, क्योंकि अगर आप जैसे लोगों को एटीट्यूड ना दिखाया जाए तो आप लोग अपनी औकात भूल जाते हो। बड़े लोग हैं इसलिए नहीं बोल रहे हम, बल्कि आपने उसको गलत तरह से जज किया इसलिए। अगर वो चाहती तो बिना हमसे पूछे भी जा सकती थी, लेकिन वो बानी राय की खासियत है कि उन्होंने हमसे पूछा, जरूरी समझा। लेकिन ये बात आपको कैसे समझ आएगी? आपने गलत तरीके से देखा और वैसे ही समझा भी। रश्मि जी की बात पर उस रिपोर्टर ने अपना सर नीचा कर लिया तो रश्मि जी वहां से चली गईं। रश्मि जी जब अपनी जगह पर आईं तो बानी वहां पहले से ही बैठी दिखी। मानस से बात करके उसे टीके की लोकेशन का पता चल चुका था, इस वजह से उसका चेहरा और खिला हुआ था। मानस ने अपने आदमी उन जगहों पे भेज दिया था तो बानी ने भी अपनी सिक्योरिटी फोर्स को मानस के आदमियों के साथ भेज दिया था। लेकिन इस बात से ज्यादा उसे किसी और बात की खुशी थी और वो थी रश्मि जी का प्यार भरा एहसास जो बानी के दिल को छू गया था। उसने एक नज़र रश्मि जी की ओर देखा तो उसे वीर की कही बात याद आ गई। तुम गलत नहीं हो, बस कभी अच्छे लोगों से मिल ही नहीं पाई, लेकिन एक मौका सबको मिलता है। ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं पर हम उनको पहचान ही नहीं पाते। रश्मि जी ने जब उसको खुद की तरफ देखता पाया तो उसके गालों को प्यार से छू के बोला। बानी ने अपना सर ना में हिला दिया तो वो सामने देखने लगी। फिर उसने एक नज़र अपने बगल में बैठे वीर की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। बानी कुछ पल तो उसके चेहरे को ही निहारती रही। एक बार फिर वो उन आंखों को समझना चाहती थी, लेकिन उसके मकसद ने ऐसा करने की उसको परमिशन ही नहीं दी। वीर बस सामने देखे जा रहा था। उसने एक बार बानी की तरफ देखने की कोशिश तक नहीं की। वीर की इस हरकत से बानी ने उसके चेहरे पर से अपनी नजरें फेर लीं और मन ही मन खुद से कहने लगी, तुम चाहते क्या हो? क्यों बार बार मेरे सामने आ जाते हो? क्या बस पब्लिसिटी गेन करने के लिए या फ्लर्ट करने के लिए? क्यों मेरी जिंदगी को हंसी ख्वाब दिखाकर हमेशा के लिए सुला देना चाहते हो? इधर वीर भी खुद से लड़ रहा था। तुम्हारी मुस्कान ही तो चाहिए, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी कीमती चीज सिर्फ तुम्हारी मुस्कान। सोचते हुए उसने अपना ध्यान वापस स्टेज की तरफ लगा दिया था। कुछ देर बाद प्रोग्राम खत्म हो चुका था और बस कुछ गिने चुने लोग ही बाकी रह गए थे। जो बचे हुए लोग थे वो आपस में बातचीत करते हुए खाना खा रहे थे। मीडिया वालों को वीर ने जाने का बोल दिया था। रश्मि जी कुछ गेस्ट के साथ बिजी थी तो वीर बच्चों के बीच और दूसरी साइड आधा, बानी और दक्षा एक ग्रुप बनाए आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें से कुछ दूरी पर ही एक रईस कपल जो अपने में ही मस्त एक दूसरे से बातें कर रहे थे और उन्हीं के बगल से रेड हुडी वाला लड़का जिसके हाथ में वाइन थी गुजर रहा था। तभी एक छोटे बच्चे से उसको ठोकर लग गई जिस वजह से वो सारी वाइन उन कपल के ऊपर गिर गई। आर यू ब्लाइंड
दिख रहा है कि मैं एंड मेरे हबी साथ में खड़े हैं, फिर भी अंधे होकर चला जा रहा है। इडियट! गुस्से से बिफरते हुए लेडी ने कहा। देखिए सॉरी, बस एक हल्की सी ठोकर लगी और सारा वैन आपके ऊपर गिर गया। हुडी वाले लड़के ने अपनी सफाई देते हुए कहा। इस पर हस्बैंड ने उसको हल्का सा धक्का दिया और उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कुछ बोलने को हुआ। तभी किसी ने आकर उनकी उंगली को मोड़ते हुए कहा, क्या अंकल जी? कहने के साथ ही सामने वाले शख्स ने उनकी उंगली को और कस के मोड़ दिया, जिससे उसकी हल्की सी चीख निकल गई। हाँ, अंधे तो दोनों के दोनों हो, अपने प्रेम वासना में इस कदर डूब गए तो पब्लिक का होश ही नहीं रहा। ना ना, ऐसा करिए, सुअर की आंख आप दोनों अपने अंदर फिट करवा लीजिए, लेकिन फिर भी गधों के ऊपर तो सुअर नहीं जमेगा। यू बास्टेड! तुम तो फेमस शेफ मयंक गुप्ता की बेटी हो ना, दक्षा गुप्ता। इस बेकार के वेटर के लिए तुम हमें बेइज्जत कर रही हो, बात करने की भी तमीज नहीं। सिली बिच! कहते हुए लेडी ने दक्षा को मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो दक्षा ने उनका तेजी से झटक दिया और कहा, ओ आंटी जी, ये गालियां ना अपने पास संभाल कर रख लो, ये आप जैसे लोगों के ही काम आती हैं, वरना यहाँ से बाहर जाकर कहीं और ये गाली अगर गलती से भी दे दी ना तो उनकी गाली सुनकर रातों को सो नहीं पाओगी। अरे कमरे में जाओ ना दोनों के दोनों। सरेआम प्रेम भूत सवार हो रहा है। इधर जो बचे हुए लोग थे उनकी हंसी तो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। आधा तो एक कोने में जाकर अपना पेट पकड़े हंसे जा रही थी और वो कपल पैर पटकते हुए सबकी आंखों से ओझल हो चुके थे। रश्मि जी ने भी बचे हुए मेहमान उनको जाने का बोल वो अब आधा और बानी के पास पहुंच चुकी थी। दक्षा ने जब अपनी नजरें इधर उधर घुमाई, उसे जिसकी तलाश थी वो तो दिखा ही नहीं, तो वो मन ही मन सोचने लगी, इसके लिए मैंने लड़ा और ये ऐसे ही 9-2-11 हो गया। भगवान जी, दिस इज नॉट फेयर। तब तक बीर भी सबके बीच पहुंच चुका था। आधा उसे खींचकर एक साइड ले गई और सारी बात बताकर वापस अपनी जगह पर आकर खड़ी हो गई। बीर भी चुपके से आकर बानी के ठीक बगल में ही खड़ा हो गया। इधर दक्षा, जिसकी नजरें अभी भी किसी को ढूंढ रही थीं, उसका हाथ किसी ने झटके से खींचकर अपनी तरफ कर लिया। अपने सामने मयंक गुप्ता को देखकर उसको ध्यान आया, उसने क्या क्या बोल दिया, वो भी सबके सामने। बीर ने बानी की ओर देखा तो पाया कि वो मुस्कुरा रही थी। वहीं बानी दक्षा को देख बस मुस्कुराए ही जा रही थी। इधर दक्षा को लगा उसकी सामत आ गई तो उसने जोर से आंखें भींच लीं, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उसने अपनी एक आंख खोलकर सामने देखा तो पाया कि उसके पापा उसको मारने जा रहे हैं। इसलिए दक्षा ने इस बार अपना सर नीचे झुका दिया तो उसके पापा ने अपने सीने से लगाते हुए उसका सर सहलाते हुए कहा, कहाँ खो गई थी ये दक्षा? कितने महीने ऐसे गुजार दिए इस दक्षा को खोजते खोजते। मन तो कर रहा है कि दो लगाऊं तुझे। पता है ना कितना रुलाया है तूने हम सबको। मयंक जी के आंसू दक्षा के सर पर गिरने लगते हैं तो दक्षा अपना सर ऊपर उठाकर उनके आंसू पोंछती है। इधर बीर बानी के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, तुम्हें मालूम है क्या बोल रहे हैं मयंक सर? कहते हुए उसकी नज़र बानी के मासूम से चेहरे पर टिक जाती है, जो इस समय किसी गहरी सोच में था। सही तो कह रहे हैं मयंक अंकल, आज वो बेबाक दक्षा वापस मिल गई, जो भाई की डेथ से न जाने कहाँ खो गई थी। गुमसुम रहने अपने में ही रहने वाली दक्षा आज उस लड़के के लिए सामने आई जिससे वो पूरी तरह से अनजान थी। उसकी नज़रों में भी उसकी तलाश थी। बानी सोच रही थी कि इतने में ही बीर ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी भौं उचका दी, मानो जवाब मांग रहा हो। बानी ने उसको घूर कर देखा और चुपचाप खड़ी हो गई, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि बीर ने अब भी उसकी कलाई पकड़ रखी है। मयंक जी ने रश्मि जी के आगे अपने हाथ जोड़ लिए, जो रश्मि जी ने दक्षा के गालों को छूकर कहा, अरे इसमें आपकी या दक्षा की कोई गलती नहीं, बल्कि हमें तो दक्षा पे गर्व है कि वो सामने आई और गलत होने से रोका। और वो कपल ही कुछ ऐसे थे, उन्हें आईना दिखाना जरूरी था, जो दक्षा ने बखूबी दिखाया, वरना वो रौनक तो कुछ कहता ही नहीं। बानी और दक्षा ने रौनक नाम पे गौर किया। आधा जब बीर के बगल से निकली तो उसकी नज़र बानी की कलाई पर पड़ी। वो बीर के कान के पास आई और हल्की सी टक्कर बीर के कंधे को देते हुए कहा,
भाई, बानी भाभी का हाथ तो छोड़ दो। आधा ने भाभी पे कुछ ज्यादा ही जोर दिया और आई बिंग करते हुए वहां से चली गई। वीर तो पूरी तरह से झेप चुका था और मन ही मन आधा को सबक सिखाने का भी सोच लिया था। इधर किसी की दो जोड़ी आंखें सबको देख रही थीं, या ये कहो वहां मौजूद हर इंसान को समझ रही थीं। रात का वक्त, बानी अपने कमरे में लेटी आज की सारी बातों को याद कर खुद में ही सिमटी थी। वीर का उस पर हक जमाना, उसके मन को समझना, रश्मि जी का प्यारा एहसास। बानी, ये तू क्या सोच रही है? क्यों बार बार उस वीर की ही बातें तुझे याद आ रही हैं? उसका दिमाग उससे सवाल करने को हुआ तो दिल ने बीच में ही बात काट दी। तुम क्यों ये भूल रही हो? वीर ही था वो शख्स जिसकी वजह से तुम्हें रश्मि जी का प्यार मिला। वो ही आया था ना तुम्हारे पास, तुम्हारे मना करने के बावजूद भी तुम्हें उस जगह पे ले गया जहां से तुमने रश्मि जी की बातें सुनी। याद करो वो। लेकिन मैं ऐसे किसी पर भी भरोसा नहीं रखती। बानी एक झटके के साथ उठ बैठी और एक सांस में ही टेबल पर रखा सारा पानी पी लिया। बहुत उलझ चुकी थी वो वीर को लेकर। इधर वीर, उसके जहन में बस बानी का मासूम सा चेहरा ही घूम रहा था जो उसके बार बार मुस्कुराने की वजह बन रहा था। उसने बाल उलझे और खुद को ही चपत लगाते हुए कहा, मिस खड़ूस राय तो बस बसती ही जा रही है दिलो दिमाग में। अब जब तुम बस ही रही हो तो इस कदर बस जाओगी कि खुद भी अगर दूर होना चाहोगी तब भी नहीं जाने दूंगा। लेकिन जब मैं तुम्हें बुलाने गया था तो तुम किससे फोर्सेस और सिक्योरिटी को भेजने की बात कर रही थी, और किस लिए? या फिर ये तुम्हारे उसी पास्ट से रिलेटेड जिसकी वजह से तुम इतनी शांत और सबसे अलग रहती हो? जो भी हो, तुम्हारी मुस्कान अब मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरा तुमसे वादा नहीं, खुद से वादा है। वीर ने एक गहरी सांस ली, फोन उठाया और जैसे ही इंस्टा खोला गाना उसके कानों से जा टकराया। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना के रिलैक्स को गुनगुनाते हुए निन्नी माँ की गोद में चला गया। सुबह बानी अपना नाश्ता करके निकल ही रही थी कि उसका फोन बज पड़ा। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से उसके मैनेजर की आवाज आई, मैम, आज रौनक नंदा आपसे मीटिंग रखना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा, कल के लिए भी बोला तो साफ मना कर रहे थे। हम उनको आने का बोल दो। रौनक, ये नाम सुनते ही बानी का दिमाग कल रात में ही घूम गया। फिर भी उसने सर झटका और आने का बोल तुरंत अपने ऑफिस की ओर बढ़ गई। ऑफिस में पहुंचते ही रिसेप्शन के पास उसको अपना मैनेजर दिखा। बानी ने एक नज़र उसकी ओर देखा तो मैनेजर हड़बड़ा गया, लेकिन खुद को संभाल कर बोलना शुरू किया, मैम, वो सर आपके केबिन में हैं। बोलकर वो चुप हो गया और बानी अपने ग्लासेस निकाल कर अपने टॉप में फंसा कर आगे बढ़ गई। वो बिना किसी की तरफ देखे ही आगे बढ़ रही थी। वहीं सारे एम्प्लॉय अपनी सीट छोड़कर खड़े तो हुए, लेकिन उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। वजह, बानी जब भी अपने केबिन की ओर जाती हमेशा एक सरसरी नज़र हर एक पे डालती थी, लेकिन आज तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। एम्प्लॉयज ने एक दूसरे की तरफ देखा मगर फिर अपने काम पे लग गए। इधर बानी अपने केबिन में पहुंचते ही उसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर जा टिकी जिसकी पीठ बानी की ओर थी और वो वहां पे टंगी तस्वीर को बड़े ध्यान से देख रहा था। अपने करीबी लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहती हैं आप, चाहे तस्वीरों में ही कैद क्यों ना हो। उस शख्स ने बिना पलटे ही कहा, क्यों, अपने तो हर किसी के दिल में कैद होते हैं, तस्वीरें तो बस जरिया हैं उन्हें खुद में महसूस करने का। बानी ने सपाट लहजे में कहा और अपनी डेस्क की ओर बढ़ गई। उसने अपना लैपटॉप खोला और उसी में नजरें गड़ाए ही कहा, तो आपने जिस काम के लिए इतनी जल्दी की उसे पूरा करें मिस्टर नंदा। हाँ बिल्कुल, इस बार रौनक ने बानी के सामने आकर कहा और वहीं सामने बैठ गया। बानी ने भी रौनक की तरफ देखा तो एकटक उसी की ओर देखने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे पहले भी उसने कहीं देखा हो। मिस रॉय, शुरू करें? रौनक ने भी मुस्कान लेकर कहा तो बानी ने अपनी पलकें झपका दी। उनकी मीटिंग चल तो रही थी, लेकिन बानी का ध्यान बार बार रौनक के चेहरे पर चला जाता। वो हर बार यही सोचने लगती कि कहीं तो इसको देखा है। उसके दिमाग में एकदम से कल रात का मंजर घूम गया, फिर भी वो ये मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। वही रौनक एक अलग सी मुस्कान के साथ मीटिंग अटेंड कर रहा था। वो बानी के हाव भाव को बड़ी अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था और उसके चेहरे को देखकर पता लगाना काफी मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हुई तो रौनक जाने को हुआ।
मुझे ऐसा क्यों लगा कि हम पहले भी मिल चुके हैं। बानी की आवाज ने उसे रोक दिया। वक्त पर भरोसा करिए, वो अगर जख्मों को भरता है तो किस्सों को खोल भी देता है। रौनक ने बिना पलटे ही कहा और तुरंत वहां से लिफ्ट की ओर बढ़ गया। बानी तो बस उसके कहे शब्दों पर ध्यान देकर उसको समझने की कोशिश कर रही थी, पर अगर कुछ सुलझा भी पाती तो दूसरे नजरिए से उल्टा हो जाता। तो उसने एक गहरी सांस ली और वापस अपने काम में जुट गई। दोपहर का वक्त, दक्षा अपने रेस्तरां के पास से ही गुजर रही थी। तभी उसने किसी का हाथ पकड़कर पीछे के दरवाजे की ओर खींच लिया। अचानक से खींचने पर उस शख्स का हाथ दक्षा के कंधे पर चला गया और दक्षा पीछे दीवार से सटी चली गई। दक्षा ने इशारों से उससे हाथ हटाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी वो वैसे का वैसा ही रहा। तो उसने पलके झपकाकर हाथ हटाया और सीधे खड़ी हो गई। एक तो तुम्हें कल बचाया और तुम हवा के जैसे फुर, ये कोई बात हुई भला? मतलब किधर किधर खो जाते हो? दक्षा ने चुटकी बजाते हुए कहा। तो सामने वाला शख्स मुस्कुराने लगा। एक मिनट, सॉरी, रियली सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था तुम बहरे हो। तुम इशारे में तो बता सकते थे ना, लेकिन फिर भी सॉरी, दक्षा ने इतनी मासूमियत से कहा कि सामने वाला शख्स अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, देखिए आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, मैं बोल और सुन दोनों सकता हूँ। अच्छा जी, मतलब मैं उतनी देर से ना जाने क्या क्या बोल गई और तुम चुपचाप सुनते रहे। बोलो, ये कोई बात हुई रौनक? दक्षा ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। इधर रौनक की तो सांस ही अटक गई जब उसने दक्षा के मुंह से अपना नाम सुना, लेकिन फिर भी उसे एक गुदगुदी सी हुई जो उसे बेहद सुकून दे गई। उसे बोलना नहीं, बकबक करना कहते हैं। रौनक ने इतने आराम से कहा कि दक्षा तो बस उसका मुंह ही ताकती रह गई और रौनक तो एक बार फिर उधर से गायब। अरे मतलब कितनी जल्दी में रहता है ये उल्लू। थोड़ी देर और रुक जाता तो कोई पाप नहीं लग जाता गधाराम। तभी दक्षा को लगा जैसे कोई उसके बेहद करीब है। उसने पीछे पलटना चाहा तो किसी ने उसके दोनों हाथों को पीछे कर लिया और अपनी सांसें उसकी गर्दन पर छुआते हुए कहा, हम तो मैं उल्लू हूँ, गधाराम हूँ, पाप भी तो लग सकता था। हाँ मतलब नहीं। दक्षा से तो कुछ बोलते ही नहीं बना। वो उस महंगी परफ्यूम को ही महसूस कर पा रही थी जो उसकी धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी था। अचानक से जैसे उसको लगा कोई भी नहीं है आसपास, तो उसने अपनी आंखें खोली। हैरान हो गई थी वो, सच में कोई भी नहीं था वहां। शाम का वक्त, बानी अपने ऑफिस से निकल चुकी थी और अपनी कार को ढूंढने की कोशिश में थी। तभी उसके सामने एक वाइट कार आकर रुकी। उसमें बैठा शख्स गेट खोलकर बाहर निकला तो बानी की आंखें छोटी हो गईं। तुम इधर क्यों? बानी ने तुरंत ही पूछ लिया। तुम्हें लेने मिस खड़ूस राय, वीर ने एक शरारती मुस्कान लेकर कहा। बानी की आंखें हैरानी से बड़ी और बड़ी हो गईं। उसके एक्सप्रेशन बदलते देख वीर ने तुरंत ही बात को संभाला। अंकल आंटी ने परमिशन तो दे ही दी, अब तुम कुछ कर ही नहीं सकती। और अगर मैं ना जाऊं तो पैदल भी तो जा सकती हूँ, नहीं तो कोई कैब। बानी ने एक तिरछी स्माइल पास की, लेकिन वीर वो तो उल्टा उसकी ओर ही बढ़ने लगा, जिसे देख बानी कभी खुद को देखती तो कभी वीर को। वीर उसकी इस हरकत पर मन ही मन सोचने लगा, कितना बचपना है ना तुम्हारे अंदर, बस उसे दिखाती नहीं और इसी अंदाज को बाहर नहीं ला पाया मैं। इतनी छोटी भी तो मेरी चाहत नहीं। वीर अब उसके करीब हाथ बढ़ाने को हुआ तो बानी वहां से हटने को हुई, लेकिन वीर ने उसके पीछे कार का गेट खोला और बानी को इशारे से बैठने को कहा। बानी को अब अकवर्ड लगने लगा, लेकिन उसने कुछ सोचकर एकदम सख्त होकर अपना मुंह खोला। ठीक है, लेकिन ड्राइव मैं ही करूंगी, कहते हुए उसने अपना हाथ वीर के हाथ में मौजूद चाबी की ओर बढ़ा दिया। वीर को जैसे इसका अंदाजा लग ही चुका था, उसने तुरंत ही अपना हाथ उधर से हटा लिया और चिढ़ाने के लिए एक स्माइल पास की। बानी ने दोबारा से छीना झपटी शुरू कर दी और वीर को उससे ऐसे लड़ने में मजा भी बहुत आ रहा था। दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था कि लड़ते लड़ते दोनों बेहद बेहद करीब हो गए थे। वीर ने जब गौर किया
तो वो तुरंत ही पीछे हो लिया और अपने बालों पर हाथ फिराने लगा। बानी को पता नहीं क्या सूझी, हड़बड़ी में वो आगे की दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई। गाड़ी अब रास्ते पे दौड़ लगा रही थी। दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि एक दूसरे की तरफ देखे भी। कुछ देर बाद वीर ने कार एक ब्रिज के सामने आकर रोकी और बानी की तरफ देखने लगा, जो सामने का नज़ारा देख रही थी। वो जल्दी से नीचे उतरी और ब्रिज की रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई। सामने देख उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी मुस्कान तैर गई। वीर भी अब तक वहीं आ पहुंचा और जाकर खड़ा हो गया। इसे साइलेंट ब्रिज कहते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ आने वाले हर शख्स की खामोशी जल्द ही खत्म हो जाती है, उसका अकेलापन दूर हो जाता है और उसके होठों पर मुस्कुराहट बस सी जाती है। ऐसा हो भी क्यों ना, जब भी कोई दुख में हो यहाँ आ जाए तो यहाँ की हरियाली देखकर उसका जाने का मन ही नहीं करेगा। वीर ने बानी की ओर देखकर कहा और वापस सामने देखने लगा। हम बानी ने छोटा सा जवाब दिया। फिर एकदम से उसने वीर की बाह अपनी ओर खींची और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, तुम क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हो? क्यों बार बार इस तरह अपना हक जताते हो? क्या साबित करना चाहते हो कि मैं खड़ूस हूँ लेकिन तुम्हें देखकर पिघल जाऊंगी? यही साबित करना चाहते हो ना, लोगों के सामने या मीडिया का अटेंशन पाने के लिए? बोलो, अब कुछ कहो ना। बानी ने पूरी तरह से उसकी बाह को झकझोरा, लेकिन बदले में वीर ने सिर्फ हल्की सी स्माइल पास की और बानी के हाथ की उंगली को उसने लेफ्ट साइड में ले जाकर रखते हुए और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यहाँ पूछो, सारे जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। बानी को कुछ समझ ही नहीं आया। वो नीचे देखने लगी। जब उसकी नज़र नीचे नीले पानी पर पड़ी, एकदम नीला पानी जो ऊपर से देखने में थोड़ा डरावना लग रहा था, बानी खुद को रोक ही नहीं पाई। इसलिए उसने एक तिरछी नज़र वीर को देखा, लेकिन वो तो सामने देख रहा था। बानी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। वीर से यही सोचेगा कितनी डरपोक है, लेकिन जाना तो है ही, एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। बानी ने खुद को समझाकर वीर की तरफ नजरें घुमाईं और इधर उधर देखते हुए कहने लगी, हमें नीचे चलना चाहिए। नहीं, वीर ने सुनते हुए भी अनसुना कर दिया और जानबूझकर इधर उधर देखने लगा। बानी के साथ ऐसी पहली सिचुएशन थी जब उसने कुछ बोला हो और सामने वाले ने ध्यान ना दिया हो, जिसकी वजह से उसको वहां से भाग जाने का ही मन कर रहा था। नीचे पानी कितना गहरा हो चुका, ऊपर से मौसम भी कितना सुहाना। तो नीचे चलें। बानी ने एक बार फिर कोशिश की। तो जाओ, मैंने कहाँ रोका हुआ है, जाओ, आराम से जाओ। वीर को भी अब मजा आ रहा था उसे तंग करने में। वीर, अरे क्या कर रही हो? इतना डरावना तो पानी है, मैं गिर गया तो मीडिया वालों को क्या जवाब दोगी? बानी, तुम हद से ज्यादा परेशान करते हो। इस बार तो तुम्हें सीधा स्वाहा करके ही मानूंगी। बानी ने वीर को पूरे जोश से उठाया और नीचे फेंकने ही वाली थी कि फिर वीर बोल पड़ा, अरे तो चामुंडा देवी, कहाँ से तुम्हारे अंदर बाहुबली की अम्मा शिवगामी देवी की आत्मा प्रवेश कर गई? अरे कोई तो बचाओ। बानी अपने सर को ऊपर उठाते हुए, हे देवता, शक्तियां देही, असुरम संधारम करना चाहिए, ओम जयम जयम। वीर, अरे माफ कर दो, कुछ नहीं करूंगा आगे माते। वीर ने उसके आगे चुटकी बजाई। तब जाके बानी होश में आई। अगर इसने इस बार बात नहीं मानी ना, तो सच में इस बार इसका पक्का वाला स्वाहा। फिर दिखाते रहना अपनी अकल। बानी ने मन में वीर को कोसा। फिर वीर की तरफ देखते हुए एकदम सख्ती से तेज आवाज में कहा, नीचे चलना है हम दोनों को। तुम्हारी परमिशन नहीं ले रही, बता रही हूँ। तो बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप नीचे चलो, वरना सच में अपना सोचा हुआ सच कर दूंगी। बानी ने आखिरी लाइन अपने मुंह में ही बोल ली और वीर तो बस उसका मुंह ताकने लगा। हाय राम राम, यही लड़की मिली इन नेत्रों को पसंद आने के लिए। कोई और लड़की होती तो रिक्वेस्ट करती, अच्छे से मनाती, गाल वाल खींचती, लेकिन नहीं, इसको तो यहाँ भी अपना खड़ूसपन दिखाना है। का हुई बेटा तुम्हार? वीर ने बेचारगी से बानी की ओर देखा और मन ही मन खुद को कोसने लगा। मानस किसी ऐसे इलाके के पास था जहाँ लोग ज्यादा तादाद में नहीं थे। उसकी नज़र सामने एक टूटी सी बिल्डिंग पे थी। शोर शराबा के नाम पे बस इक्का दुक्का दुकानें ही थीं, जिनसे हल्की रोशनी आ रही थी। नीचे तो एक भी आदमी नहीं दिख रहा था और ऊपर
मानस ने अपने बगल में खड़े शख्स से पूछा। ऊपर मैं एक चक्कर काट आया हूँ, ज्यादा लोग तो नहीं, मगर जितने भी हैं साले सब मुस्तंडे हैं, उस शख्स ने मानस को देखते हुए जवाब दिया। मानस ने अपनी पलकें झपकाईं और एक हाथ से अपने कुछ गार्ड को इशारा किया और बोला, ज्ञान ध्यान रहे, कुछ चूकना नहीं चाहिए, न ही हाथ से न ही हथियार से। कहकर मानस अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर पीछे के रास्ते से अंदर पहुंचा। जी भाई कहकर कियान भी सामने के रास्ते से अंदर दाखिल हुआ। कियान तो सामने से था, इसलिए जो उसके रास्ते का कांटा बनते वो उसको ठिकाने लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। इधर मानस पीछे से रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ चुका था और दबे पांव बिना कोई आहट किए चल रहा था। मानस की आंखों के सामने कुछ हथियार आ गए जो इधर से उधर सप्लाई होते थे। उसने अपने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। 2 मंजिला उस बिल्डिंग में ज्यादा से ज्यादा 10 से 14 ही गुंडे होंगे जो या तो नीचे कियान के साथ थे और कुछ की आंखों को मानस चकमा दे चुका था। इसलिए उसने अपना फोन निकाला और तुरंत रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वीर 3 कदम ही चला होगा कि उसने झट से बानी को उसकी पीठ से पकड़कर एकदम अपने सीने में छुपा लिया और वो सब इतना जल्दी हुआ कि बानी को कोई हरकत करने का टाइम ही नहीं मिला। बानी का सर वीर के सीने में और हाथ पीठ पर चले गए। वहीं वीर के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान खेल गई। ये क्या हरकत थी? बानी ने अपनी नजरें नीचे किए ही कहा, अब तुमने इतने प्यार से कहा तो मुझे तो कुछ करना था, वरना उधार बाकी रह जाता तो। वीर ने अपनी भौहें उठाते हुए मासूमियत से कहा, लेकिन मैंने कौन सा ऐसा तुम्हें गले लगाकर कुछ बोला? बानी को वीर की बात समझ ही नहीं आई थी। तो अब कुछ कर दो ना। वीर ने उसके बालों को अपने होठों से छूते हुए कहा। फिर वो उसके कानों के पास गया और मदहोशी भरी आवाज में उसके कानों को हल्का सा किस करके बोला, तुम्हें भी तो मेरा साथ पसंद आने लगा है, अब खुद ही देख लो। कहते हुए उसकी पकड़ बानी पर और मजबूत हो गई। वहीं बानी ने भी ध्यान दिया कि सच में वो अभी भी वैसी की वैसी वीर से लिपटी थी। वो खुद ही सोच में पड़ गई थी। क्यों उसका इस बात पे ध्यान नहीं गया? और तो और एक हल्की गुदगुदी ने भी उसको अपने बस में कर लिया था। उसने अपना हल्का सा सर उठाया तो वीर उसको ही बड़े प्यार से निहार रहा था। वो तुरंत एक झटके के साथ वीर से अलग हुई और मुस्कुराते हुए नीचे चली आई, जहां बैठने के लिए सिर्फ एक लकड़ी का पट्टा था जिस पे वो पैर लटकाए बैठ चुकी थी। वीर भी पीछे से आया और थोड़ी दूरी पर बैठ गया ताकि बानी कंफर्टेबल हो सके। मानस अपनी रिकॉर्डिंग पूरी कर फोन जेब में रख चुका था, तभी उसके हाथ पर उड़ती हुई छुरी आकर जख्म दे गई। उसने कस के अपनी आंखें और मुट्ठी बंद कर ली, लेकिन जब अगले ही पल खोली तो छुरी चलाने वाला गुंडा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मानस ने अपनी नजरें सामने की तो कियान खड़ा था, जिसने अपना हाथ हवा में कर रखा था। आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, और अपनी जिम्मेदारी कियान कभी नहीं भूलता, कहकर कियान दूसरी ओर चला गया। मानस ने हल्की सी मुस्कान छोड़ी और ऊपर की ओर देखते हुए कहा, कियान रजा, ऐसे ही तुम मेरा दूसरा हाथ नहीं, आखिर कुछ तो बात होनी ही थी तुम में। कुछ देर बाद मानस के सामने एक आदमी पड़ा था जिसके नाक और होठ से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानस ने पास पड़ी कुर्सी उठाई और उस पे एक पैर रखा और उस जख्मी आदमी को देखते हुए कहा, हम तो क्या बोला था तू मुझे मारेगा, इतना हक कब से मिल गया तुझे, बोल। कहते हुए उसने उस आदमी के बाल कस के पकड़ लिए। होठ से खून बहने के कारण आदमी से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। अच्छा ठीक, मान लिया तू डर गया, लेकिन जिस काम के लिए आए हैं वो तो बता ही दे। वैसे भी तेरी फालतू की बात सुननी भी किसे है? मानस के और कस के पकड़ने पर भी उस आदमी ने भी कोई जवाब नहीं दिया तो मानस ने कियान को इशारा किया। अगले ही पल उसकी कनपट्टी पे बंदूक टंग चुकी थी। मुंह खोल जल्दी, वरना ये गोली और तेरा मुंह, समझ रहा है ना? मानस ने एक बार फिर उसको धमकाया। उस आदमी ने कुछ कहा और फिर एक गोली उसके अंदर धंसा दी। कियान और मानस ने एक दूसरे की तरफ देखा और 2 उंगली अपने माथे से ले जाकर दोनों ने एक दूसरे को सैल्यूट किया। कुछ देर बाद दोनों ही मुस्कुराते हुए अपने रास्ते निकल लिए।
बीर बानी से दूरी पर बैठा तो था, पर उसकी नजरें बार बार बानी के चेहरे पर ही जा रही थीं। बानी तो ठहरी नेचर लवर, उसको वहां का मौसम भा गया था। अगले सेकंड्स में बानी का फोन बजने लगा, जिस पे मम्मी फ्लैश हो रहा था। उसने बिना देरी किए तुरंत फोन रिसीव किया और कुछ देर बात करने के बाद फोन काट दिया। बीर ने उसको एक स्माइल पास की, लेकिन बदले में बानी ने एक सवाल दाग दिया। तुमने तो बोला था तुम पापा की परमिशन लेकर आए हो, ले आए हो ना? बीर एक पल को बानी का चेहरा देखा, फिर हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, अब ले लूंगा, मना थोड़े करेंगे अंकल आंटी, सिर्फ हाँ या ना? बानी ने बीर की तरफ सख्त होकर पूछा। ना। बीर ने एक बार मुंडी हिलाई, फिर बत्ती सी दिखा दी। तुम्हें अगर कुछ कह भी दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा तुम्हारे अंकल आंटी तुम्हें बचा लेंगे, ना फिर तुम अपना मासूम सा फेस दिखा दोगे। और लड़कियां एकदम फ्लैट। बानी बिना किसी भाव के बस बोलती ही जा रही थी, तभी उसके ऊपर कुछ बूंदें आ गिरीं। इधर बीर एक प्यारी सी स्माइल लिए बानी की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब कुछ और बूंदें दोनों पर गिरीं और हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई, तो बानी ने अपने पैर पानी में झकझोरना शुरू कर दिए, और उसको वो करने में मजा भी बहुत आ रहा था। इधर बीर बस यही सोच रहा था, जो अभी एक लेडी बॉस की तरह खुद को दिखा रही थी, वो अब एक छोटी सी बच्ची बन चुकी थी। कहीं दूर से दोनों के कानों में एक गाना जा टकराया, जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना। गाने के लिरिक्स सुनकर दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगे। वहीं आगे के लिरिक्स सुनकर बानी ने अपनी नजरें नीची कर लीं। रिमझिम सावन की बूंदें, तू हर मौसम बरसाना। बीर ने अपनी उंगली से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई, तब जाके बानी ने उसकी आंखों में देखा, और हमेशा की तरह आज भी बानी उन आंखों में कुछ तलाश कर रही थी। पर आज भी उसने अपनी तलाश अधूरी छोड़ दी और गाड़ी की ओर मुड़ गई। जब बारिश की बूंदें तेज हो गईं, बीर समझ गया था कि बानी को अब वो और रोक नहीं पाएगा, तो वो गाड़ी में जाकर बैठ गया। फिर जो गाड़ी चली तो सीधा रॉय बिला के सामने आकर ही रुकी। बानी अपने घर के गेट पे ही पहुंची होगी कि बीर ने चिल्लाकर गुड नाइट बोला। बानी ने एक नज़र बीर पर डाली और गेट बंद करने लगी, पर बिल्कुल ऐन वक्त पर जब उसने भी गुड नाइट बोला, तो बीर की मुस्कान बत्ती सी में बदल गई और उसने भी गाड़ी महाजन पैलेस की ओर मोड़ ली। अगली सुबह सूरज दादा राजी खुशी बादलों के बीच आ चुके थे, अपनी तेज धूप से तपाने और झुलसाने का मकसद लेकर। चाय की टपरी के पास बेंच पर बैठा कियान अपने सपनों की दुनिया में खोया था। न जाने किस सोच में था, मगर एक दिलकश मुस्कान जरूर थी उस मुखड़े पर। तभी तकरीबन 25 साल की लड़की, जिसने बुर्का डाल रखा था, कियान की बेंच पर हौले से बैठ गई। उसने अपने बगल में देखा, फिर आसपास, और कियान के आगे अपना हाथ हिलाया। कियान शायद किसी टूर पर घूमने निकल चुका था, इसलिए उसे लड़की का हाथ दिखा ही नहीं। लड़की ने एक बार फिर उसके आगे हाथ हिलाया, लेकिन कोई भी जवाब न मिलने पर हिचकिचाते हुए उसने कियान का कंधा एकदम से हिला दिया। कियान जैसे सदमे से जागा हो, उसने हड़बड़ी में लड़की का हाथ पकड़ लिया और पूछा, आपको कोई काम था मोहतरमा? लड़की ने एक नज़र अपने हाथ की तरफ देखा और बड़ी अदा के साथ आंखों के इशारे से कियान को हाथ छोड़ने को कहा। उस बुरखे में नौजवान लड़की की सिर्फ आंखें ही दिख रही थीं, जिन्होंने अपना निशाना छोड़ दिया था। बिल्कुल सही जगह पर तीर लग चुका था और घायल हो चुका था कियान का दिल। कियान तब तक उन कजरारी आंखों को निहारता रहा, जब तक उसके कानों को लड़की की आवाज ना मिली। हाँ हाँ। कियान ने जल्दी से हाथ छोड़ा और आंखों में डूबने को हुआ, तो लड़की ने जल्दी से एक तस्वीर आगे कर दी। आप इन्हें जानते हैं? नहीं। क्यों, इनसे क्या काम आ गया आपको? कियान ने तस्वीर को अजीब तरीके से घूरते हुए कहा, क्योंकि तस्वीर एक लड़की की थी जिसे वो जानता भी नहीं था। अच्छा, शुक्रिया आपका, हम चलते हैं, लड़की ने हल्के से कहा और जाने को हुई, तो कियान ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसको अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, आपके सवाल का जवाब हमने दिया, अब हमारा भी जवाब तो देती जाइए। जी जी, वो अब्बू अम्मी इनके यहाँ निकाह के लिए गए हैं, हमें थोड़ा काम था, इसलिए हम बाहर गए हुए थे और इनकी गली का रास्ता हम भूल गए तो आपसे पूछ लिया।
लड़की अपने हाथ हिलाते हुए अदा के साथ बता रही थी और कियान मानो डूब ही गया हो, इस बार आंखों में नहीं बल्कि उसकी कातिल अदाओं में। उफ, तो हमारे मकान चलिए। कियान ने अब भी उसकी कलाई पकड़ रखी थी। आपके क्यों? लड़की ने अपनी भौहें चढ़ाईं। आपका निकाह बिना आपकी मर्जी के होने जा रहा और आप कर भी ले रही, बिना अपनी सफाई दिए। आपको तो उसका नाम भी नहीं पता। तस्वीरों के सहारे कब तक चलेंगी मोहतरमा? ना घर गई हैं आप उसके, ना ही कुछ भी पता है आपको उसके बारे में। रिश्तों की नींव भी महफूज नहीं तो वो आगे बढ़ेगा कैसे? हमारी बात समझ गई ना आप मोहतरमा? कियान ने लड़की के चारों ओर घेरा लगाते हुए कहा और आखिर में सामने आकर खड़ा हो गया। लड़की तो बस मुंह खोले कियान की बात समझ रही थी, लेकिन अगले ही पल वो एकदम से चौंक गई जब कियान ने उसे अपने कंधे पे उठा लिया। कियान एक जहरीली मुस्कान लिए अपने कंधे पे लड़की को टांगे आगे बढ़ रहा था, तभी उस लड़की ने अपने हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए। कियान ने उसको और कस के पकड़ लिया और गाने लगा, सुनो मेरी सवाना, मैं हूँ तेरा दीवाना। गाना सुनकर लड़की ने हाथ पांव चलाना बंद कर दिए थे। कियान को एक तेज झटका लगा जब लड़की ने गाना शुरू किया, कहते हैं मुझको जानू, मैं पागल कैसे मानूं। कियान, तेरे नैन हैं रसीले कि शायर छबीले। कियान इतना ही गा पाया था कि पिछवाड़े पर उसके जोरदार लातें पड़ीं और वो गोल गोल घूमते हुए नीचे जा गिर पड़ा। उसने पीछे अपना हाथ रखा और कराहते हुए एक बार फिर कहा, तेरे नैन हैं रसीले। इतना सुनना ही था कि वहां मौजूद उसकी अम्मी ने अपने शब्द वार छोड़े। नालायक अभी तक सो रहा है, सूरज सर पे है, लेकिन तुमको तो रसीले नैन चाहिए। ये नहीं कि जाएं अब्बा के साथ और थोड़ा बहुत काम करवाएं जाके, बस दिन भर पड़े रहन दो इन्हें। कियान जल्दी से बिस्तर पे आधम का और अपने बालों पे हाथ फिराते हुए बोलने लगा, अम्मी तुम ऐसे ना जगाया करो हमको, और जो ऐसे चिल्ला रही हो ना, अब तुमको क्या बताएं। हम तो अपनी सवाना लाने गए थे, लेकिन तुम सारा सपना बेकार कर दी। ओ भाई, सपने में सवाना लाने गए रो, इतना उड़ो ना, हकीकत में लाओ तो जाने। पीछे से अब्बा ने ताना मारा। अब बात कियान की इज्जत पर आ चुकी है। अम्मी अब्बा और कोई उसकी इज्जत पर उंगली उठाए, ये उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं। कियान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, और हम खतरों के बड़े खिलाड़ी हैं अब्बा, कोई ऐसी वैसी थोड़ी ना लाएंगे। सुन रही हो ना सबाना, जिधर भी हो, देखिए आपके शौहर पे जुल्म किए जा रहे। कियान ने ऊंची आवाज में कहा और जाकर अपने अम्मी अब्बा के पास खड़ा होकर बत्ती सी दिखा दी। खिलाड़ी तो अब होंगे ही, मगर छोटे वाले। ऊका है ना, जरा अपनी अम्मी को देखो, वो बॉम्ब तो फिर उनको झेलन वाला खिलाड़ी हुआ कि नहीं। अब्बा की बात पे अम्मी ने उनको घूर कर देखा तो उन्होंने अपना रुख कियान की तरफ किया। दुकानें खोलने का टाइम हो गया है, अपने साथ छोटू को भी ले जा लेना, और ग्राहक की भी बात सुन लियो, सवाना ना ढूंढने लग जाइयो, तब तक हम जा रहन दूसर दुकान खोलन। अब्बा के बाद अम्मी भी कियान को तैयार होने का बोल अपने काम में लग गईं। इधर कियान ने एक तकिया उठाई और उसको गोल गोल घुमाते हुए कहने लगा, जरा तस्वीर से निकल के सामने आ मेरी सवाना, और दांत चमकाते हुए बाथरूम में घुस गया। मानस ने बानी को कॉल घुमाई तो बानी ने एक बार में ही रिसीव कर लिया। बोल किस लिए याद आई? बानी ने सीधे पूछा। क्यों चुड़ैले, बिना बताए आ जाती है? मैंने तो फिर भी याद ही किया। मानस ने भी उसी की टोन में जवाब दिया। बानी, ओए कभी तो अच्छे से बात कर लिया कर। मानस, अच्छा जी, मतलब मैं अत्याचार करता हूँ तुझ पर? वाह बेटा, एक तो सिर्फ तेरे बुलाने पे इंडिया आया, और देख लो इनको। मानस नौटंकी करते हुए बोला तो बानी ने उसको फटकार लगाकर चुप कर दिया। बानी, ओ ज्यादा भोला मत बन, जब अत्याचार करने वाली मिल जाएगी ना, तब अत्याचार का मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा, समझे मिस्टर मनु? मानस, हाँ हाँ ठीक है, अगली बार तो हार ही जाओगी, इस बार जीत गई तो क्या हुआ? मानस ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन आधा का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर बेहद प्यारी मुस्कान ने कब्जा कर लिया। मानस, बानी, बानी, हम। मानस, कल मैं गया था और वहाँ जो कुछ भी मिला सारी चीजें अपने अंडर तो कर ली, लेकिन वहां से जो अगली लोकेशन पता चली, कहते कहते मानस चुप हो गया। बानी, हम ये सही है कि अभी पुलिस को कुछ भी इंफॉर्मेशन देना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन अगली लोकेशन क्या? मानस,
अगली लोकेशन एक पब्लिक प्लेस है, जहां अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो बात बिगड़ सकती है और मामला भी उलझ जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है, टीके को भी अभी कोई खबर नहीं होगी। बानी एक पल को सोचती है, फिर बोलना शुरू करती है। बानी, लोकेशन मुझे सेंड कर देना। और रही टीके की बात, तो वो बेवकूफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है मनु। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि हमारी कुछ हरकतों से उसका नुकसान तो होता नहीं, लेकिन वो बौखला जरूर जाएगा। फिर बस उसके इंडिया आने की देरी है। कहीं ना कहीं वो भी यही चाहता होगा कि इस बार आर या तो सार, या तो वो या मैं। मानस, अरे वाह यार, मेरे साथ रहते रहते तेरी बुद्धि कितनी बढ़ गई है ना। एग्जाम्पल तो अभी अभी सुना मैंने। चल सीरियस हो जा, मजाक काफी हो गया। बानी, बत्ती सी मत निकाल अपनी। मानस की बात सुनकर बानी ने अपनी आंखें छोटी कर लीं। तो अगर हम उसे बुक कर लें, उस पूरी प्लेस को। मानस, वही तो मेन पॉइंट है। वो जगह पहले से बुक हो चुकी है, पर पता नहीं चल पाया किसने की है। मानस ने अपनी चिंता जाहिर की। बानी, हम, तू उस जगह के बारे में पता कर, और मैं उस इंसान के बारे में जिसने जगह पहले ही बुक कर ली। कुछ देर बातचीत करने के बाद दोनों ने कॉल कट कर दी। आज मानस के दिमाग से आधा का ख्याल जा ही नहीं रहा था। ना चाहते हुए भी वो बार बार बेवजह मुस्कुराने लग जाता। वजह थी सिर्फ आधा। इधर आधा इन सब से बेखबर मजे से कानों में हेडफोन लगाए गाने सुन रही थी। कुछ देर तक वो गार्डन में टहलती रही, फिर अपने कमरे में आकर सो गई। कुछ अपने आने वाले कल के सपने देख रहे थे। किसी के पास उसको मकसद था, कुछ पे उनकी जिम्मेदारी, और कोई अपने प्यार में डूब चुका था। सिर्फ आधा ही एक ऐसी थी जिस पे ना कोई टेंशन, ना कोई दबाव। वो अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहती थी, उसी तरह वो जी रही थी। बानी ने कुछ सोचकर अपने घर में रश्मि जी को और दक्षा को ऐसी बात बताई थी, जिससे दक्षा तो एक्साइटेड हो गई। रश्मि जी भी खुशी खुशी मान गईं, और बानी के मम्मी पापा भी बानी के फैसले से खुश थे। उसकी खुशी में आखिर उनकी खुशी जो थी। अगले दिन बानी अपने विला से थोड़ी दूरी पर बने एक पार्क के पास पिछले 2-3 मिनट से किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सामने से आते हुए किसी शख्स को देखकर उसने अपनी नजरें उसी ओर गड़ा दी, और उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखने लगी, मानो अभी उसके बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार कर देगी। वो शख्स भी एक हल्की मगर प्यारी सी स्माइल के साथ उसी ओर आकर खड़ा हो गया, और बानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। एक बार फिर आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस रॉय। मिलने मिलाने का सिलसिला तो आपने ही शुरू किया मिस्टर नंदा। बानी ने सटीक जवाब दे मारा। बड़ी हाजिर जवाब हैं आप। खैर छोड़िए, किस वजह से आपने खुद के साथ मुझे भी तकलीफ दे डाली? रौनक ने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा। सारी बातें क्या खड़े खड़े ही करेंगे? बैठिए तो सही, बानी ने कहा, और दूसरी बगल में पड़ी बेंच पर बैठ गई। रौनक भी वहीं बेंच पर बैठ गया और बानी के चेहरे पर अपनी नजरें टिका लीं। तो मिस्टर नंदा, आपने वो जगह बुक की, रीजन बता सकते हैं आप? और आपको कैसे पता कि मैं उस जगह पर जल्द ही जाने वाली हूँ? बानी रौनक के चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोली। कौन सी जगह? आप किस बारे में बात कर रही हैं मिस रॉय? रौनक अनजान बनते हुए बोला, तो बानी ने मुस्कुराते हुए उसे टोक दिया। आपसे जवाब की उम्मीद तो थी, मगर ऐसे नहीं। आप तो सीधे ही बात को घुमा दे रहे हैं। रौनक धीमे से हंसा, फिर बोलना शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल सही हैं आप। मैंने ही वो पूरी जगह बुक की है। वजह, मैं खुद उस जगह का अच्छी तरह से मुआयना कराया हूँ। जानता हूँ ये सुनकर तो आप शौकी होंगी, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे मैक्रो कैमरास भी हैं जो हर एक इंसान के चेहरे को अच्छे से कैप्चर कर लेंगे। और मेरे ख्याल से आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि टीके को आपके बारे में कुछ भी पता चले। इतना कहकर रौनक नीचे घास देखने लगता है, और बानी उसके चेहरे को इस आस से कि शायद वो और भी कुछ बोले। लेकिन रौनक ने जब कुछ भी आगे नहीं कहा, तो बानी से रहा नहीं गया, और उसने पूछ लिया, लेकिन आप हमारे लिए ये सब क्यों? और टीके उसको आप कैसे जानते हैं? और उन कैमरों के बारे में आपको जब पता है तो आपने हटाया? इससे आगे बानी कुछ और कह पाती, रौनक ने उसे बीच में ही उसकी बात काट दी। कैमरे मैंने हटा दिए हैं। जानता हूँ बहुत सवाल हैं आपके मन में मुझे लेकर,
और आप ये भी सोच रही होंगी कि जब कैमरे हटा ही दिए तो वहाँ का सारा सामान क्यों नहीं उठाया। तो वो दुश्मन आपके हैं, सजा देने का हक सिर्फ आपको है। और रही टीके की बात, तो वक्त ही वक्त है, जब चाहना पूछ लेना, लेकिन इसे एहसान नहीं, एक अपनापन समझ लेना। लेकिन सब कुछ मकसद के लिए ही नहीं होता। कभी कभी इश्क का रंग सर चढ़कर बोलता है। आखिरी लाइन बोलते हुए रौनक के सामने एक चेहरा आ गया, जिससे उसके चेहरे पर हंसी आ गई। वहीं बानी ने जब उसको देखा तो उसने एकदम से अपने दांत अंदर कर लिए। अगर ये इतना सब कुछ जानता है तो दर्श भाई नहीं नहीं, उनको कैसे जानता होगा। लेकिन जब ये बोल रहा सही टाइम पर सब कुछ बताएगा, तो अभी पूछना बेकार ही है। बानी खुद में खोसी गई थी। रौनक के खखारने पर वो अपनी सोच से बाहर आई तो पाया रौनक उसी को देख रहा था। आप अगली लोकेशन का भी जानते होंगे फिर तो। बानी ने बड़ा ही पोलाइटली से पूछा। हम जानता हूँ, पर सिर्फ इतना उन लोकेशन पे खतरा नहीं है। वैसे आप मुझे अंतर्यामी समझ सकती हैं। रौनक ने खुद अपनी तारीफ करते हुए कहा। अंतर्यामी तो नहीं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस बहुत है। आपकी एज के हिसाब से तो मिलते हैं आपसे शाम को उसी प्लेस पर, लेकिन फैमिली मेंबर्स के साथ। बानी ने एक प्यारी सी स्माइल लाकर कहा। अब झटका खाने की बारी रौनक की थी। फैमिली पर क्यों? अरे रश्मि आंटी ने आपको बताया नहीं, आप भी तो वहीं रहते हैं। तिरछी मुस्कान लेकर वो बोली। दर्श अपना दिमाग आखिर आपको दे ही गया। अब अगर ये सच जानी गई हैं आप, तो इसे सीक्रेट रख सकते हैं। हंसते हुए रौनक बोला। बानी ने अपना सर हाँ में हिलाया और कुछ देर बाद बिला लौट आई। वहीं रौनक बस जाते हुए बानी को देखता रहा, जब तक कि वो उसकी आंखों से दूर ना हो गई। शाम का समय आदा महाजन पैलेस में खुशी के मारे इधर से उधर दौड़ लगा रही थी। सारे स्नैक्स खाने पीने का सामान लेकर वो कभी किचन को जाती तो कभी फ्रिज खोलकर देखती। उसको ऐसे देख मिस मारिया उसके पास आई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। बच्चा आप इधर जाके जल्दी से रेडी हो जाओ, ये सब मैं कर दूंगी। आधा ने एक चैन की लंबी सांस ली और चली गई अपने कमरे में तैयार होने। करीब 5 बजे के आसपास दो गाड़ियां बोटेनिकल्स गार्डन्स पर आकर रुकी। पहली गाड़ी से वीर, आधा, रश्मि जी के साथ साथ वही रेड हुडी वाला लड़का निकला, तो मगर जाकर गाड़ी के सबसे पीछे खड़ा हो गया। वहीं दूसरी से बानी, दक्षा, सृष्टि जी और प्रवीण जी निकल ही रहे थे कि पीछे से बुलेट की फर्राटेदार आवाज सबके कानों में पड़ी। सबने पीछे मुड़कर देखा तो मानस ने अपना हेलमेट निकालकर एक साइड बुलेट रखी थी और सबके पास आकर खड़ा हो गया। ऐसे अचानक पिकनिक, कोई खास वजह? वीर बोलते हुए देख तो दूसरी ओर रहा था, मगर तिरछी नजरें बानी पर ही थीं। फैमिली के साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करने में कोई बुराई तो नहीं, बानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। सबसे ज्यादा तो मैं खुश हूँ यहाँ पर। और दीदू, क्या मस्त जगह चूज की है आपने, आधा अपने हाथ फैलाते हुए बोली। तो बानी ने उसके गाल पिंच करके कहा। दीदू इसी नाम से बुलाना तुम मुझे। तो क्या मैं भी तुम्हारी फैमिली में शामिल हूँ? वीर को सोच तो ऐसा ही रहा था बोलने के लिए, लेकिन जब आधा ने बोला तो उसने अपना मुंह बंद करने में ही भलाई समझी। कुछ देर बाद सबने उस पूरी जगह को घूमने का फैसला किया। सच में वो जगह वाकई खूबसूरत थी। हर ओर पेड़ पौधे तो कहीं फूल पत्ते वहां की शान को दोगुना कर रहे थे। ऊपर से चिड़ियों की चहचहाहट ने माहौल को खुशनुमा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सृष्टि जी, प्रवीण जी और रश्मि जी तीनों एक साथ बातचीत करते हुए चल रहे थे। दक्षा एक पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई थी। तभी उसको अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। इससे पहले वो पीछे मुड़कर देखती, रेड हुडी वाला लड़का एकदम से उसके सामने आ गया। हेलो, कहाँ गुम हो गए थे उस दिन के बाद? हम सोचे अब कहीं दिखोगे, अब दिखोगे, लेकिन तुम तो कैदी की तरह लापता। हमेशा की तरह इस बार भी रौनक उसकी बातों पर सिर्फ मुस्कुराए जा रहा था। तुमने भी ढूंढने की कोशिश नहीं की मुझे? रौनक मुंह फेर कर पेड़ के दूसरी ओर खड़ा हो गया। अरे लो भाई, बाजार में तो रोज हम खड़े रहते थे, लेकिन तुम सच में हमें नहीं मिले, वरना तुमसे मिलने तो जरूर आते। और ये रूठना मनाना ना करो हमसे। दो लपड़ में तो बच्चा भी मान जाए, तो तुमको चाहिए क्या? दक्षा ने इतनी मासूमियत से कहा
कि रौनक तो बस हैरानी से उसको देखने लगा। नहीं नहीं, मैं गुस्सा थोड़े ना हुआ था। अपने लपड़ बचा के रखो, कभी और किसी को मार लेंगे ठीक। अपने दांत निकालते हुए वो बोला और मन ही मन खुद को शाबाशी भी दे डाली। इधर आधा कूदते फांदते हर ओर उछल रही थी। ठीक उसके पीछे पीछे मानस भी धीरे से आ रहा था। अचानक कहीं उसका पैर पत्थर से लगा। वो गिरने को हुई, लेकिन उससे पहले ही मानस ने अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द फैला दी। आधा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने धीरे से अपनी एक आंख खोली, फिर दूसरी वाली। उसकी सदा पे मानस के दिल से सिर्फ एक आवाज आई, हाय मार डाला। हम वहां थे तभी तो आवाज सुन ली थी हमने। थैंक यू रक्तचूस मानस। आखिरी शब्द उसने धीमे से कहा और उठ खड़ी हुई। आधा, ये ना बोला करो तुम, कुछ और बुला लो। मानस का तो मुंह ही बन गया था। आधा को पता नहीं क्यों पर वैसा फील हुआ। वो, अरे वो जो होता है ना, हाँ वही, वैसा एहसास जब मानस ने उसके नाम से पुकारा। सो मान चलेगा। आधा पपी फेस बनाकर बोली और नीचे देखने लगी। आज तक सभी मानस को उसके नाम से या तो मनु बुलाते थे, पर आज जब आधा ने मान बुलाया तो मानो उसका कलेजा भी सामने ही आकर फूट पड़ेगा। उसका मन तो नाचने गाने का कर रहा था, पर किसी तरह खुद को कंट्रोल कर वो बोला, हाँ क्यों नहीं चलेगा, क्या दौड़ेगा। आधा मुस्कुराकर नीचे बैठ गई और मानस का हाथ खींचकर उसे भी नीचे बैठा लिया। मानस का दिल अब तो चीख चिल्लाकर बोल रहा था, ऐसे ना किया करो यार, कुछ कुछ होता है। वानी उधर झील के पास खड़ी सबको देख रही थी। ऐसा दोनों फैमिली में कोई भी नहीं था जो उसकी नज़रों से बचा हो। एक बार के लिए उसके दिमाग में वीर का ख्याल आया, तो मगर वो उसे कहीं नहीं दिखा। तो वो वापस जाने लगी, तभी किसी ने उसकी पतली सी कलाई पकड़ ली। बानी ने मुड़कर देखा तो कोई और नहीं, वीर ही था। मेरे ख्यालों में गुम थी क्या? वीर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सारी लड़कियां सिर्फ तुम्हारे पीछे पागल होंगी? अपनी भौहें सिकोड़ बानी बोली, कोई और का तो पता नहीं, लेकिन एक के पीछे तो मैं होने लगा हूँ पागल। अभी भी बानी की कलाई वीर ने पकड़ रखी थी, जिस वजह से बानी पीछे होने लगी। पर पीछे झील होने के कारण वो अपने कदम नहीं बढ़ा सकती थी। लेकिन वो ना थोड़ी अकड़ू है, पर सिर्फ उसके अपने हालातों की वजह से नहीं, तो वो तो हद से ज्यादा प्यारी है। इतनी प्यारी कि इतनी प्यारी। वीर उसकी ओर बढ़ा ही जा रहा था, इसके उल्टा बानी पीछे। पर जैसे ही उसका पैर फिसलने को हुआ, वीर ने झट से उसको अपनी ओर खींच लिया और बानी वीर के सीने से जा लगी। वीर की तेज चलती धड़कन को साफ सुन पा रही थी। देखा, इतनी प्यारी है कि उसको भी मेरी करीबी पसंद है, पर पता नहीं उसे क्या रोक देता है। बचपना न जाने कितना है उसके अंदर, पर मैच्योरिटी उसके ऊपर हावी हो जाती है ना? वीर ने बानी का सर सहलाते हुए कहा, किसने कहा मुझे तुम्हारी करीबी पसंद है? अपना सर उठा के वो बोली। हालांकि हैरान हो गई थी बानी, कोई इतना कैसे समझ सकता है उसको? उसने तो कभी कुछ जाहिर ही नहीं किया। मैंने तुम्हारा नाम लिया क्या? शरारती मुस्कान लिए वीर बोला। अब बानी को चिढ़ होने लगी। वीर के सामने हमेशा वो कुछ बोल ही नहीं पाती थी। पता नहीं क्यों उसके शब्द गले में ही रह जाते थे। वो यही सब सोच ही रही थी कि आधा की पुकार से दोनों अलग हुए। भाई चलो कोई गेम खेलते हैं, आओ चलें दिद्दू, आधा दांत निकालते हुए बोली। फिर पता नहीं वो कहाँ से वीर के पास टपक आई। भाभी को भी ले आना, चलेगा ना भाई? वीर समझ चुका था आधा अपना आदू पादू तरीका शुरू कर चुकी है उसको चिढ़ाने के लिए। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।